Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video. You are welcome in this video. Friends, this video is based on remaining part of previous video which has been created for TGT English preparation. Here question number 61 is given as question number 61 is the word that closely resembles disagreement in meaning is. Friends, यहाँ पर आपको बताना है disagreement की meaning जो यहाँ पर दिया गया है dissent. So correct option is C. फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है जिससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो सकती है। जो इस प्रकार से दिया गया है, डिसएग्रीमेंट एक प्रकार का नाउन है जो असहमति के लिए जो है प्रयोग किया जाता है और इसके लिए यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा डिसेंट। और एक डिसेंट और दिया गया है यहाँ पर, इस डिसेंट का मतलब होता है सभ्य। एक डिसेंट और दिया गया है जो नाउन है, ये इसका मतलब होता है आरोहण या उतार। और यहाँ पर ये जो डिसेंट दिया गया है DICENT, इसका मतलब होता है सभ्य और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, द वर्ड डिस्टिंग्यूश्ड क्लोजली रिजेंबल्स। यहाँ पर वर्ड डिस्टिंग्यूश्ड दिया गया है जिसका आपको सिनोनिम बताना है, ये किससे ज़्यादा मैच करता है ये आपको बताना है। जिसके लिए यहाँ पर वर्ड दिया गया है एमिनेंट, जिसका मतलब होता है प्रख्यात। क्या होता है? प्रख्यात इसकी हिंदी होती है, जो बहुत ही विख्यात हो, प्रख्यात। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। यहाँ पर और जो ये शब्द दिए गए हैं ये इसकी मीनिंग से अलग हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, शोइंग रेस्पेक्ट इज़ बेस्ट इंडिकेटेड बाई। यहाँ पर रेस्पेक्ट दिखाने के लिए कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा उचित है ये आपको बताना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ रेस्पेक्टेबल वर्ड जो है सबसे ज़्यादा सही हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 इज़ गिवन एज ए फॉल्स आइडिया आर इमेज इज नोन एज। एक झूठा विचार या प्रतिबिंब जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इल्यूजन, जिसका मतलब होता है माया। जिसका मतलब क्या होता है? माया या भ्रम भी इसको कह सकते हैं आप, माया या भ्रम। और यहाँ पर ये जो है सही ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं, अल्यूजन दिया गया है, ये अलूट से बना हुआ है, जिसका अर्थ आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और यहाँ पर इमेजिनरी दिया गया है, इमेजरी का मतलब होता है जो प्रतिबिंब से रिलेटेड हो, पर्टेनिंग टू इमेज। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 इज़ विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। तो यहाँ पे एड्रेस ये जो दिया गया है इसकी स्पेलिंग सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इन दिस ग्रुप। यहाँ पर आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें जिसमें करेक्ट पंक्चुएशन रूल का जो है अप्लाई किया गया है उसको आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन बी में जो सेंटेंस दिया गया है ये करेक्ट है। ऑप्शन बी में, माई फेवरेट टीचर हु जस्ट हैपन्स टू बी माई अंकल रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट समर। यहाँ पर सही पंक्चुएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इन दिस ग्रुप। ये भी पंक्चुएशन के नियम पर आधारित है। यहाँ पर इसका जो सही पंक्चुएटेड सेंटेंस है वो दिया गया है ऑप्शन बी में, मैरी हैज़ ऑफर्ड टू कोच द टीम दिस ईयर, हाउएवर द competition for the job is intense. Next question number 68. Question number 68 is as follows, the dictionary meaning of word is called. वर्ड की जो डिक्शनरी मीनिंग होती है उसको क्या कहते हैं यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है डिनोटेशन, जिसका अर्थ होता है अर्थ या संकेत या मुख्यार्थ। और जो यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, एनोटेशन दिया गया है, एनोटेशन का मतलब होता है व्याख्या, यहाँ पर दिया गया है व्याख्या। और कैनोटेशन दिया गया है जिसका मतलब होता है संकेत करना। और यहाँ पर एक वर्ड और दिया गया है डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन का मतलब होता है विषयांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 इज गिवन हेयर। यस, क्वेश्चन नंबर 69 इज एज फॉलोज, एलिप्सिस रिफर्स टू। यहाँ पर एलिप्सिस वर्ड किसको रिफर करता है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओमिशन ऑफ वर्ड्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 इज यूजिंग सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस। ये क्वेश्चन जो है लिटरेरी टर्म पर बेस्ड है, जिसमें से फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पूछा जा रहा है एक तरह से, जिसको कहा जाता है यूफेमिज्म। व्यंजना या प्रयुक्त के अर्थ में होता है यूफेमिज्म, अर्थात कठोर बात के लिए कोमल बात कहना, ये यूफेमिज्म कहलाता है। और यहाँ पर ये यूफ्यूज़ जो दिया गया है इसका मतलब होता है आडंबरपूर्ण। इसका क्या मतलब होता है? आडंबरपूर्ण। इसका मतलब होता है आडंबर पूर्ण, इसको हिंदी में कहते हैं आडंबरपूर्ण। और यहाँ पर जो दिया गया है एजोनेंस, एजोनेंस जो है एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसको आप कह सकते हैं स्वरों की एकता। और रिजोनेंस का मतलब होता है अनुकंप या अनुनाद का प्रतिध्वनि। तो ये सारे वर्ड की मैंने आपको मीनिंग बता दी। क्वेश्चन नंबर 71।
क्वेश्चन नंबर 71 इज द 7 लाइन स्टेंजा यूज्ड बाय मेडिएवल पोएट्स इज नोन एज। ये क्वेश्चन जो है लिटरेचर पर बेस्ड है। इसमें पूछा जा रहा है कि 7 लाइन का स्टेंजा होता है, पद्य होता है, उसको मेडिएवल पोएट्स जो है किस नाम से जानते थे। यहाँ पर दिया गया है राइम रॉयल। राइम रॉयल के नाम से जाना जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टर्जरिमा दिया गया है और टेट्रामीटर दिया गया है, इंटरनल रेम दिया गया है, इसकी जो है डिफिनीशन आप कमेंट के माध्यम से बताएं। बाकी की व्याख्या यहाँ पर दे रहे हैं। इट इज़ a stanza of 7 lines in iambic pentameter. James I of Scotland used it in his poem The King Queller. जो ये 7 लाइन का स्टेंजा होता है iambic पेंटामीटर में होता है। जेम्स फर्स्ट जो कि स्कॉटलैंड का था, इसने सबसे पहले अपनी पोएम किंग क्वेलर में यूज़ किया था। बट दिस स्टेंजा इज़ नोन आफ्टर द नेम ऑफ चौसर। लेकिन चौसर के नाम से चौसरियन स्टेंजा भी इसको कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, रेम रॉयल को चौसरियन स्टेंजा भी कहते हैं। रेम स्कीम इज़ अ टाइप ऑफ कॉमेडी played for laughter and depending for its humor on situation rather than character. Next question number 72. Question number 72 is elegies and sonnets are two types of। एलेजी और सोनेट ये क्या हैं आपको बताना है। तो एलेजी और सोनेट जो होते हैं ये पोएम होती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ पर और भी जो वर्ड दिए गए हैं, इससे का मतलब जो है निबंध होता है। फिक्शन का मतलब जो मिथ्या कथा होती है उसके लिए फिक्शन का यूज़ किया जाता है, जैसे साइंस फिक्शन है। और बायोग्राफी का मतलब जीवनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 इज इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू रिफर्स टू। लिटरेचर में पॉइंट ऑफ व्यू किसके लिए किसको रिफ़र करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है द ऑब्स्टेकल द मेन कैरेक्टर मस्ट ओवरकम। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 इज इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड द। फिक्शन में ऑथर का जो मुख्य विचार होता है, सबसे महत्वपूर्ण मैसेज होता है, उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है थीम कहा जाता है, विषय वस्तु, जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, विषय वस्तु। इसको हिंदी में कहा जाता है विषय वस्तु। नेक्स्ट पर जाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट और सेटिंग ये किसको कहा जाता है किसी ड्रामा में, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन थोड़ा कठिन है लेकिन आप लोग जानकार हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 इज एज गिवन हियर। यस, क्वेश्चन नंबर 75 रेपिटेशन ऑफ सेम आर सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन जो है फिगर ऑफ स्पीच पर बेस्ड है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन जो होता है वो क्या कहलाता है। इनमें से ऑप्शन में जो दिए गए हैं क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आंसर दिया गया है इसका एलिट्रेशन, जिसको हिंदी में अनुप्रास भी कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। बाकी के जो वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं एजोनेंस, जिसमें वावेल साउंड का रिपीटेशन होता है, और एपॉस्ट्रॉफी आप जानते हैं संबोधन के लिए होता है, सिमिली भी आप जानते हैं उपमा के लिए होता है, जिसमें एज और लाइक का यूज़ किया जाता है। एपॉस्ट्रॉफी में जो है संबोधित किया जाता है, जिसका चिन्ह ये होता है। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 इज ए स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कंट्राडिक्टरी बट दैट रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रूथ। ये भी फिगर ऑफ स्पीच पर बेस्ड है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक स्टेटमेंट जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी होता है ये क्या बताता है। तो इसको कहा जाता है पैराडॉक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं विरोधाभास। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। बाकी की अगर बात करते हैं, आयरनी जो होता है व्यंग होता है एक प्रकार का, आयरनी व्यंग होता है। और सिमिली अभी मैंने आपको बताया ही। और ओनोमोटोपिया जो होता है, जो साउंड पर बेस्ड होता है, उसको ओनोमोटोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पर फ्रेंड्स विरोधाभास के लिए जो है एक पैराडॉक्स के लिए एक एग्जांपल और दे रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं इसको भी बोल देता हूँ। आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ये पैराडॉक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 इज ए स्टोरी दैट एंड्स विथ अ हैप्पी रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर आर कैरेक्टर्स। एक ऐसी कहानी जिसका अंत जो होता है हैप्पी होता है किसी कॉन्फ्लिक्ट में, तो ये कैरेक्टर के लिए क्या मतलब कि इस विधा को क्या कहते हैं। यहाँ पे आंसर दिया गया इसका कॉमेडी। ट्रेजिडी आप जानते हैं जिसका अंत दुखांत होता है, उसको ट्रेजिडी कहते हैं। और फार्स का मतलब होता है व्यंग, ऐसा प्रहसन जिसको हिंदी में कहते हैं, ऐसा छोटा सा नाटक जिसको किसी कैरेक्टर के द्वारा जब डिस्प्ले किया जाता है तो उसमें हंसी आती है, उसको प्रहसन या जो है व्यंग कहा जाता है। सटार आप जानते हैं भी एक प्रकार का व्यंग ही होता है।
आगे जो है यहाँ पर फार्स जो दिया गया है इसकी डिफिनीशन मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 78 द स्टेटमेंट इफ़ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये भी फिगर ऑफ स्पीच पर बेस्ड है। तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है, एग्जाग्रेट किया जा रहा है, तो उसके लिए फिगर ऑफ स्पीच होता है हाइपरबोल, अतिशयोक्ति, जिसको हिंदी में कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 79 इज ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स आर 4 लाइन्स ऑफ अ पोएम दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ यूनिट। 4 लाइन की जो कविता होती है उसके लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर ऑप्शन में से यूज किया जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को क्वार्टेट भी कहा जाता है, यहाँ पे दिया गया है एक्सप्लेनेशन में। और कपलेट आप जानते हैं दोहा के लिए यूज़ किया जाता है। कपलेट का मतलब होता है दोहा। और हाइक्यू जो होता है यहाँ पर हाइक्यू, हाइक्यू जो है जापानी कविता होती है जो 3 लाइन की होती है, जिसमें 17 सिलेबल्स होते हैं। कितने सिलेबल्स होते हैं? 17 सिलेबल्स इसमें पाए जाते हैं। लिरिक आप जानते हैं कि जो किसी कवि के आंतरिक भावों को व्यक्त करने वाली कविता होती है, इमोशंस को व्यक्त करने वाली कविता होती है, उसको हम लिरिक कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80। Question number 80 is as given here. Father of our country and the great emancipator are example of। यहाँ पर भी फिगर ऑफ स्पीच ही पूछी गई है। तो यहाँ पर आप अगर आप ध्यान से देखें तो जो एडजेक्टिव है उसको ट्रांसफ़र किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर एपिथेट हो जाएगा। इमेंसिपेटर का मतलब होता है जो स्वतंत्रता दिलवाता है, स्वतंत्रता दिलवाने को वाले को इमेंसिपेटर कहते हैं। बाकी के वर्ड यहाँ पर एनालॉजी दिया गया है, एलिगरी दिया गया है, फॉइल दिया गया है। इसको आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 इज ए टाइप ऑफ कॉमेडी इन विच रेडिकुलस एंड ऑफन स्टीरियोटाइप्ड कैरेक्टर आर इन्वॉल्व्ड इन सिली फार फेस्ड सिचुएशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रकार की कॉमेडी जिसमें हास्य की बात की जाती है, किसी कैरेक्टर के लिए फुलिशनेस की बात की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है फार्स। अभी मैंने आपसे बताया था कि फार्स की डिफिनीशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये फार्स की डिफिनीशन यहाँ पर आ गई है, जिसको प्रहसन या फिर रूपक हिंदी में कहा जाता है। बाकी यहाँ जो वर्ड दिए गए इनकी बात करते हैं। पैराबल। पैराबल इज़ अ स्टोरी इन विच मोरल लेसन्स आर डिस्क्राइब्ड फॉर जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के लिए जो है पर्टेनिंग टू जीसस क्राइस्ट आप कह सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट से संबंधित जो मोरल लेसन्स की स्टोरी होती है उसको पैराबल कहा जाता है। फेबल, यहाँ जो वर्ड दिया गया है, फेबल भी एक प्रकार की स्टोरी ही होती है जो जानवरों पर बेस्ड होती है, जिसमें जो है नैतिक शिक्षा जानवरों के माध्यम से प्रदान की जाती है। उनकी एक स्टोरी होती है जिससे मोरल लेसन क्रिएट किया जाता है। और सेंटिमेंटल कॉमेडी आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। The use of language to evoke a picture or a concrete sensation of a person, a thing, place or an experience। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी इमेज या ऐसी कोई पिक्चर जो कि जो है कंक्रीट सेंसेशन को जो है इवोक करती है, यानी कि उकसाती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका दिया गया है इमेजरी। जो काल्पनिक होता है, प्रतिबिंबात्मक होता है, काल्पनिक नहीं बल्कि प्रतिबिंबात्मक होता है, उसको हम कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी। बाकी यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं, सिंबल आप जानते हैं, प्रतीक। और एफोरिज्म का मतलब होता है कि बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा कुछ कह देना। और सिमिली आप जानते हैं, पहले ही बता दिया मैंने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83। ए स्टेटमेंट दैट सेज लेस दैन व्हाट इज़ मींट। ऐसा स्टेटमेंट जिसमें बहुत बड़ी बात को छोटी करके बताई जाए, तो यहाँ पर दिया गया है लिटोटी, जिसका मतलब होता है पर्यायोक्ति। यह हाइपरबोल का उल्टा होता है। और एम्बिग्यूटी आप जानते हैं, जिसमें कोई बात स्पष्ट ना हो या फिर दो अर्थी हो, उसको एम्बिग्यूटी कहा जाता है। अंडर स्टेटमेंट भी आप जानते होंगे, जो मतलब कि किसी को कम आंकना, अंडर स्टेटमेंट का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। ब्रीफ स्टोरी टोल्ड टू इलिस्ट्रेट अ पॉइंट। ऐसी लघु कथा जिससे कि किसी बिंदु को दृष्टांत किया जाए, तो फिर उसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताना है। शोइंग कैरेक्टर आर एन इंडिविजुअल, इसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर दिया गया है इंटीरियर मोनोलॉग, ये होता है। और यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन दिया गया है, ये भी फिगर ऑफ स्पीच है, जिसको आप जानते हैं कि जहाँ पर किसी निर्जीव वस्तु को सजीव मान करके कहा जाए, वर्णन किया जाए, पर्सोनिफिकेशन होता है। एनेक्डोट ये अलग टाइप का है। एनेक्डोट का मतलब होता है प्राख्यान, उपाख्यान। एनेक्डोट उसको कहा जाता है जिसमें जो है हमारे वेद पुराणों की कहानियाँ होती हैं।
और एसाइड मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि किसी करेक्टर के द्वारा जो है कही हुई बात होती है स्टेज पर, जो स्वयं के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गाल्सवर्दीज प्ले। यहाँ पर आपको बताना है कि गाल्सवर्दी की कौन सी रचना प्ले के अंतर्गत नहीं आती है। यहाँ पर जितनी रचनाएँ दी गई हैं ये सभी गाल्सवर्दी की हैं, और इसमें से आपको बताना है कि कौन सी रचना है जो प्ले के अंतर्गत नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है द सिल्वर स्पून। द सिल्वर स्पून जो है ये प्ले नहीं है, बाकी द सिल्वर बॉक्स ये प्ले है, स्ट्राइप भी प्ले है, जस्टिस भी प्ले है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि इनका सब का जो है आप जो है ईयर बताइए कि ये किस ईयर में इनको पब्लिश किया गया था या करवाया गया था। आप कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आप कहीं पढ़े हैं तो ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 इज़ गिवन हेयर। यस, क्वेश्चन नंबर 86 इज़ डैश इज़ द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज प्ले। यहाँ पर खाली स्थान में आपको दिए गए ऑप्शन से वर्ड भरना है। तो यहाँ पर हो जाएगा गाल्सवर्दी की जो रचनाएं हैं, जो लेख हैं या नॉवेल्स हैं, ये किसके बारे में बताते हैं, ये आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम। उनके समय की जो सामाजिक समस्याएं थी उनके बारे में गाल्सवर्दी जी ने लिखा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 इज गाल्सवर्दीज स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर। वेरी इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए, यहाँ पर बहुत ही बार पूछा गया है ये। इसका यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है गाल्सवर्दी की स्टाइल, जो लिखने की स्टाइल है, इसको क्या कहते हैं। तो इसके लिए आंसर दिया गया है ऑल ऑफ द अबव इन इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। इनके जो लेख हुआ करते थे उनमें स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी होती थी, और पावरफुल भी ये होती थी। ब्रिलियंट इलिस्ट्रेशन से इसमें दिए जाते थे, और साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी पाई जाती है इनकी रचनाओं में। क्वेश्चन नंबर 87 के लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ लिटरेसी वाज एसोसिएटेड बाय द अवेकनिंग ऑफ नेशनल कॉन्शियंस टू द इविल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मोर देन एवर बिफोर वुड बी रिफॉर्मर्स फाइंड देयर faith on the printed word and on the serious theatre as media for social propaganda and the problem of discussion play and the novel or social purpose may be described as two of the typical literary products of period। ये इसका explanation दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 88, which of the following does not belong to Galsworthy's three trilogies। दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि गाल्सवर्दी की 3 ट्रायोलॉजीज कौन सी नहीं है। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है ए मॉडर्न कॉमेडी। इनके ट्रायोलॉजी के अंतर्गत नहीं है, बाकी जो रचनाएं दी गई हैं इनकी ट्रायोलॉजी के अंतर्गत हैं। द माइन ऑफ प्रॉपर्टी, द फोरसाइट सागा। यहाँ फोरस्टाइल जो लिखा है ये गलत लिखा है, ये फोरसाइट है। ये क्या है? फोरसाइट सागा है। यहाँ टाइपो एरर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 इज विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट विन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। यहाँ पर आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में जो लेखक हैं इनमें से किसने नोबेल प्राइज़ नहीं जीता, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। बाकी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिनको जीवी शाह भी कहा जाता है, जॉन गाल्सवर्दी जो है ये भी नोबेल प्राइज़ पा चुके हैं, और इनको मिला था 1932 में इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। विलियम बटलर को भी मिला था। यहाँ पर विलियम बटलर और जीवी शाह के लिए मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी, इनको नोबेल प्राइज़ किस ईयर में मिला? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90, यस, क्वेश्चन नंबर 90 इज़ गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 90 इज़ एज फॉलोज। जॉन गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न इन द ईयर। वेरी इजी, वेरी इजी है ये, और इम्पॉर्टेंट भी है टीजीटी के लिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि जॉन गाल्सवर्दी का जन्म किस ईयर में हुआ था। तो इसके लिए आंसर दिया गया है यहाँ पर 1867 में इनका जन्म हुआ था। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दे रहे हैं। जॉन गाल्सवर्दी वाज बॉर्न ऑन 14 अगस्त 1867। इनका जन्म 14 अगस्त 1867 में हुआ था। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। if you like this video, you have to press like button, and if you don't like this video, you have to press the dislike button. And if you get any benefit from this video, you should subscribe my channel to support me. Thank you for watching this video. I shall be highly obliged to you for sharing your valuable time. Thanks.